नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ज्योग्राफी के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा ये। करंट अफेयर भी साथ साथ में चैनल पर चल रहा है। कृपया करके दोनों वीडियो को सीरियसली फॉलो कीजिएगा, कई सारा हिस्सा आपका तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके पश्चात इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक को हम लोग करेंगे। 13 दिसंबर को आपका पीटी एग्ज़ाम है, 13 दिसंबर को ही होगा। मैक्सिमम चांस यही है कि 13 दिसंबर को ही होगा। इस दिन और भी कुछ एग्ज़ाम है, टकरा रहा है एग्ज़ाम का डेट, लेकिन आयोग के मुताबिक अभी तक तो यही है कि 13 दिसंबर को ही होगा। कुछ परिवर्तन होगा तो भी आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, आज का पहला सवाल क्या था। भू आकृतिक विज्ञान से हमें सवाल करने थे। पहला सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, यानी कि ऑक्सीजन जो है अभी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा थी, ऐसा इस सवाल के स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है। कौन सा सही है ये पूछा है। अगला है कि जब जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी की आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। पृथ्वी का वायुमंडल जो था आरंभिक, उसको बदल दिया जीवों ने, ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित होता है। कथन 1 बिल्कुल सही दिया हुआ है। पृथ्वी के निर्माण के समय ऑक्सीजन अत्यल्प मात्रा में उपस्थित थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में उपस्थित थी। किंतु जब वायुमंडल में जीवधारियों की उत्पत्ति हुई तो हरित संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिसके पश्चात से क्या हुआ, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती चली गई। अतः कथन दूसरा जो है ये सही नहीं है। अभी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड 0.2 या 3% के आसपास पृथ्वी पर विद्यमान है। 0.02 या 3 है, देखिएगा ध्यान से। ओके, अगला सवाल है कि निम्न में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब पहले पृथ्वी के जितने भी स्थलीय भाग हैं वो सभी एक ही जगह इकट्ठे थे, सब जुड़े हुए थे। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण से सब अलग अलग हुए हैं, जिसका प्रमाण हमें मिलता है वेगनर का सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th NCERT चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में। तो पूछा है जीवों के विकास को कौन कौन सा चीज़ों ने प्रभावित किया। इसी प्रकार से आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन और दूसरा कौन सा था, दूसरा हिमानी चक्र, जो बर्फ़ के दौर आए, हिम का दौर आया, फिर हिम दौर के बाद आइस एज जिसको कहा जाता है, उसके बाद फिर अगला दौर आया। तो इसने जीवों के विकास को, जो पृथ्वी पर जीव दिखते हैं, उनके विकास को प्रभावित किया है। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके तहत वेगनर ने बताया कि पृथ्वी का स्थलीय भाग पैंजिया का कार्बोनिफेरस युग के उपरांत विभिन्न खंडों में टूटना और प्रवाह हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सबसे खराब सवाल अगर पूछेगा, सबसे कठिनतम, कि कार्बोनिफेरस युग में हुआ था पेंजिया का विभाजन, यही पूछ लेगा आपसे। प्रवाह के दौरान वनस्पति और जीवों का विश्व के विभिन्न भागों, ध्रुवीयों से लेकर भूमध्य प्रदेश तक विचरण हुआ। जैसे आपको मैं एक उदाहरण स्वरूप समझाता हूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे गुजरात के इलाकों में शेर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद केवल अफ्रीका में ही शेर पाया जाता है, है ना। पूरे भारत में भी कहीं नहीं पाया जाता है। तो माना जाता है कि जब अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था तो ये जीवों का एक ही जगह रहते थे, लेकिन जब भारतीय खंड टूटकर अलग हुआ अफ्रीका से, इसलिए भारत के किनारे के भागों में, जैसे गुजरात के क्षेत्रों में आज भी ये लायन पाए जाते हैं। ठीक है, कि इसका एक उदाहरण हो सकता है, आप उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। अगले सवाल पर चलते हम लोग। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल, बर्फ छत्रक, अलवण यानी कि मीठा पानी, बर्फ छत्रक यानी कि कौन सा हो गया, जो बड़े बड़े आप हिमखंड देखते हैं, ग्लेशियर, हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर रहता है। इसने बोला है, 2 चीज़ें आपको बोल दी है कि भाई मीठे पानी के स्रोत में बर्फ छत्रक के रूप में सबसे ज़्यादा जल रहता है। उसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन सा चीज़ आता है। तो इसका आंसर हो जाए सी, भूमिगत जल के रूप में। जो भौम जल है, जो पृथ्वी के अंदर से आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं, भौम जल, वो पृथ्वी पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ और झरने दिखते हैं, उनसे ज़्यादा पानी भूमि के अंतर्गत है, इसको भौम जल कहा जाता है। पहले स्थान पर तो है सारे ग्लेशियर, दूसरे पर भौम जल का नाम आता है। नदियों से ज़्यादा पानी वायुमंडल में एग्जिस्ट करता है गुरु।
एनसीईआरटी में जल चक्र वाला जो चैप्टर होगा उसमें देखिएगा सीक्वेंस बनाकर दिया हुआ रहता है कि कहाँ कहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धता सीक्वेंस में ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है। ओके, पृथ्वी कुल क्षेत्रफल का 71% भाग पर जल है, 97.3% भाग सागर और महासागरों में है, शेष जलवाष्प नदी, झीलों, हिमखंडों, हिमनदों के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में अवलवण जल 2.7% है मात्र। इनमें से 68% ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ छत्र की या हिमनद के रूप में है, ग्लेशियर है। 28% भूमिगत जल के रूप में है। शेष 4% जल में झील, नदियाँ, वायुमंडलीय नमी, मृदा, वनस्पति, ये सब जो आपको दिखने को मिलता है, इतनी सारी नदियाँ दुनिया भर में, इतने बड़े बड़े झील, ये सब के सब शेष 4% में विद्यमान करते हैं। बाकी सारा का सारा जल कहाँ है? तो भौम जल के रूप में है, या तो फिर कहाँ पर है? तो चट्टानों में, हिमनदों में है। ओके, अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, इसीलिए बोलते बेसिक एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 6 का जो एनसीईआरटी होता है उससे ये सवाल बनाया गया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, 6 इसमें दिए हुए हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती है, एलिमिनेशन हमें लगाना है। बिना एलिमिनेशन के ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, काफ़ी कठिन हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? गतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो आप परिवर्तन देखते हैं, कुछ भी परिवर्तन देखते हैं, वो सब लाने के लिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं? तो ये सब के सब जिम्मेदार हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा, सारे इसके आंसर हो जाएंगे। जलवायु और जलवायु प्रदेश अगला चैप्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है, इससे तापन का प्रभाव होता है। यानी कि ये कह रहा है कि पृथ्वी से अवरक्त विकिरणें जो निकलती हैं, उनका नीचे वाले जो बादल होते हैं, ये इसका शोषण करते हैं, और इस शोषण के फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। बादल जहाँ बनते हैं उसी स्थान पर उनका अध्ययन और उनकी विशेषताएं जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम घने बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को दर्शाते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। उच्च पतले बादल मुख्य रूप से आने वाले सौर विकिरण को संचरित करते हैं। साथ में वे पृथ्वी के लिए क्या करते हैं? पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित कुछ निर्वतमान अवरक्त विकिरणों में फंस जाते हैं और इसे वापस नीचे कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये गर्म हो जाता है। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ था, दोनों ही उल्टा लिखा हुआ था। अगला है कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? काफ़ी बार न्यूज़ में चर्चा में रहता है ध्रुवीय कोड। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुवीय कोड चर्चा में रहता है, क्या है ये? तो वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ध्रुव के इलाके में जो कोई जहाज़ चल रहा है तो जहाज़ जो है कोड का उपयोग करता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसी को कहा जाता है क्या? तो ध्रुवीय कोड कहा जाता है, पोलर कोड कहा जाता है। ध्रुवीय जल में संचालित जहाज़ों के लिए IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करके है। अंतर्राष्ट्रीय कोड समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SOLS और जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मार्क पोल कहा जाता है, दोनों के तहत अनिवार्य है। ध्रुवीय संहिता में डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको ये कोड लेना पड़ता है। एक बार PT में यही पूछा गया था, MARPOL जो है सम्मेलन, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये समुद्री प्रदूषण के रोकथाम से जुड़ा हुआ सम्मेलन में से एक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक वाष्प होते हैं। ये बोला गया है आपसे कि महासागर है कोई तो पूर्वी की तुलना में पश्चिमी अधिक वाष्प होते हैं, उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंड को अधिक उष्ण कर देती है, गर्म कर देती है। जबकि बोला गया है, देखिए किस प्रकार से इस सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक छोटा सा मैप बनाया, ये 0 डिग्री है, ये साढ़े 23 डिग्री हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया। उसके पश्चात से शीतोष्ण का क्षेत्र आ जाएगा। इसने बोला है कि जो उष्ण का क्षेत्र होता है इसमें क्या हो जाता है? तो महासागर पश्चिमी खंड, पश्चिम का जो खंड है ये अधिक गर्म रहता है,
जबकि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो महासागर का पूर्वी खंड जो रहता है ये अधिक गर्म रहता है। यही बोला गया है इस स्टेटमेंट में। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर से चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवनें महासागरों के पूर्वी खंड से गर्म और हल्के जल को आगे की ओर लेकर जाती हैं, जिससे महासागर के निचले क्षेत्र का ठंडा जल ऊपर आ जाता है और इस प्रकार से ये पवनें को द्वारा महासागर के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र में ठीक इसका उल्टा होता है। आपने दुनिया में वायु दाब की पट्टियां पढ़ी होगी। 7 पट्टियां होती हैं अलग अलग, ऊपर भी 3 होते हैं, नीचे भी 3 होते हैं और एक बीच का हो गया। कुल 7 होते हैं। उन 7 के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कहाँ पर पश्चिमी पवनें चलती हैं, कहाँ पर पूर्वी पवनें चलती हैं, उसको पढ़ा होगा। उसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। अगला सवाल है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवाती की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सी कम होता है। इसका केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों में होता है, दोनों गोलार्ध होते, इसलिए पहला गलत हो गया। दोनों गोलार्ध होता है, पहला गलत हो गया। केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र या मध्य भाग में चक्रवात की आंख, जिसको वाताक्षी कहा जाता है, साइक्लोन की आई जिसको कहा जाता है, बीच में वो बनते हैं। किस में? तो केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बनते हैं। इन क्षेत्रों में वायु का आरोहण नहीं होता, जिसके कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। कथन 2 सही है। चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है तापमान, न कि कम होता है। इसीलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? ओस की बूंदें तभी बन सकती है जब रात को आसमान साफ हो, हवा स्थिर हो, तापमान ठीक ठाक हो, तभी ओस बन सकते हैं, नहीं तो ओस नहीं बनते। अगर बादल लगा हुआ है तो ओस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इस कारण से ओस नहीं बन पाते हैं। मेघ आच्छादित यानी कि मेघ अगर लगा हुआ है तो उस दिन ओस नहीं बन पाएंगे। जैसे अब अगर आप देखेंगे, वैसे तो नवंबर में इस बार गर्मी पड़ रही है, नहीं तो इस नवंबर में अच्छी खासी ओसें गिरने लग जाती हैं। बादल का अभाव होता है, इसी कारण से ओसें आपको देखने को मिलेंगी। अगर बादल है तो ओस आपको देखने को नहीं मिलेगी। नवंबर में बादल नहीं के बराबर में ही होते हैं। दिन में आपको सूर्य की किरणें चुभेंगी, लेकिन शाम के पश्चात मौसम सुहावना इसी कारण से हो जाता है, क्योंकि बादल का अभाव होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, बड़ा ही सुंदर सा खतरनाक सा सवाल पूछा था। जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ पर रहता है? 21 जून को सूर्य कहाँ पर रहेगा? 21 जून को कहाँ पर? अभी आज के डेट में बता दीजिए, आज का डेट कितना है? आज का डेट है 12 नवंबर। 12 नवंबर को सूर्य की स्थिति क्या होगी? कोई आपसे पूछे कहाँ पर होगा सूर्य? विषुवत पर होगा, नीचे मकर रेखा की तरफ में जा रहा होगा, या फिर ऊपर कर्क रेखा की तरफ में आ रहा होगा? कहाँ पर होगा अभी सूर्य की स्थिति? या फिर विषुवत से मकर के बीच में होगा? कुछ तो आपको आइडिया होगा। इसका आंसर है ए, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, यानी कि 21 जून को आपके सर के ऊपर में रहता है ये सूर्य, और कहीं नहीं रहता है, बिल्कुल कर्क रेखा पर रहती है सूर्य, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? क्या कहा गया है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों से में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? इसका कारण हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर नहीं के बराबर में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ITCZ जो क्या होता है? लो प्रेशर का जोन होता है, लो एयर प्रेशर का जोन होता है। ज्योग्राफी का सबसे कोर कॉन्सेप्ट यही है। मानसून, एयर पट्टियाँ, ये जो सारी सवाल हैं, जलवायु वगैरह, यही कोर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा पूरे ज्योग्राफी में कुछ है ही नहीं। ये एक चैप्टर है जो आप ढंग से पढ़ेंगे तो पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ITCZ जहाँ पर होगा, वहीं ITCZ के कारण ही भारत में मानसून आते हैं, आपने पढ़ा होगा। ITCZ नहीं होगा तो वहाँ पर चक्रवात वगैरह नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 7 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग होते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। असमान सूर्य ताप की प्राप्ति के कारण पृथ्वी पर दोनों गोलार्ध में उच्च व निम्न वायुदाब की पेटियों का सृजन होता है। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थापित उपोष्ण उच्च वायुदाब और 60 से 65 पर स्थापित निम्न वायुदाब की पेटी के बीच जो हवा चलती है उसको पछुआ पवन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ होगा और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ होगा। स्टेटमेंट में लिखा हुआ 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश लिखा हुआ है, तो ये दोनों कोई मेल ही नहीं खाता। पहला लाइन पढ़ के ही आपको काट देना चाहिए था, नॉर्थ और साउथ वहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है मौसम। ये कहाँ के मौसम की चर्चा हो रही है? बीपीएससी ने नया ट्रेंड जो पकड़ा है उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि हर दिन एक ही जैसा मौसम होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। कहाँ पर रोज वर्षा होती है? कहाँ पर रोज एक ही जैसा मौसम होगा? आपके यहाँ पर रोज एक ही जैसा मौसम होने लग जाए तो हम लोग कैसे हो जाएंगे भाई? तो हम लोग बिल्कुल बदल जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विषुवतीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। हम सब लोग अफ्रीकन जैसे हो जाएंगे। ये मुख्य रूप से क्या है? ये विषुवतीय जलवायु लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि विषुवत पर साल भर गर्मी पड़ती है, साल भर वहाँ पर पर्टिकुलर एक समय में टाइम पीरियड होता है कि इतने घंटे इतने बजे से इतने बजे तक बारिश होगी और बारिश शुरू हो जाती है। तो ये हर दिन एक ही जैसा मौसम कहाँ पर होता है? तो विषुवत में होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, विषुवत पर होता है, विषुवत पर होता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? तो ये मानसूनी जलवायु का होता है। मौसमी उत्क्रमण का मतलब होता है मौसम के अनुसार बदल जाना। गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर और ठंड में स्थल से समुद्र की ओर, इसी को तो कहते हैं मानसूनी जलवायु। मौसम के साथ हवा की दिशाएं बदल जाती हैं, इसी को तो मानसूनी जलवायु कहते हैं। यही तो होता है भारत में। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है कि महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। कोई महाद्वीप है, बहुत खराब हिंदी लिखा है इन्होंने, मैं बता देता हूँ। उसके अंदर में वार्षिक ताप जो होता है वो कोस्टल इलाकों के तुलना में अधिक उच्च होता है, यही बोला गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीप और महासागरों के बीच तुंगताम अंतर, लैटिट्यूड। तुंगता का ऊंचाई का क्या लेना देना हो गया? दूसरा आप काट दीजिए, दूसरा का आंसर काट देंगे तो क्या हो जाएगा? पहला निकल कर आ जाएगा। हमें तीसरा चौथा पढ़ना भी नहीं है, दूसरा काट दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। वार्षिक ताप परिसर भिन्नता निम्नांकित कारकों पर निर्भर करती है। तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणियां, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, अक्षांशीय स्थिति वृद्धि, सौर विकिरण की प्राप्ति और बहिर्गमन, समुद्र तट से दूरी, समुद्री धाराएं। इसी कारण से महाद्वीप के अंतर, जैसे बिहार है और कोस्टल इलाका उड़ीसा है, वहाँ के ताप में वार्षिक तापांतर में अलग अलग होगा। उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है आपसे, है ना। तरित झंझा के दौरान आकाश में तरित किसके किनके द्वारा उत्पन्न होती है? जो बिजली गिरती है, जो आपने सुना होगा, उसमें उसी के बारे में सवाल पूछा गया है। आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से होती है। तरित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से होती। हवा और जल की कणें ये आपस में टकराती, इसके कारण से होता है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई भी तरित उत्पादित नहीं करता है। इन सब में से किसी के कारण भी तरित उत्पादित नहीं होता है। तरित की उत्पत्ति बिजली चमकने के कारण से होती है। लाइटनिंग के कारण बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायु में आती है, जिस कारण वायु के कण कंपन करने लगते हैं। यही कंपन हमारे कानों तक ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं। बिजली चमकने से उच्च मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है। इस उच्च तापमान के प्रभाव से वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिससे भयंकर आवाज़ उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए तीनों कथन में से सारे के सारी जो हैं ये गलत हैं। ये उत्पत्ति के कारण इनमें से कोई सा भी नहीं दिया हुआ था। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चालवासी पशुचारक हुआ करते थे।
उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है मध्य एशियाई स्टेपली जो इलाके होते हैं, स्टेपी, उनका वर्णन करता है। जलवायु वहाँ पर चरम होता है, वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ही खराब होता है। प्रश्न में दी गई विशेषताएं मध्य एशियाई स्टेपी जलवायु प्रदेश की मानी जाती हैं। यहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर मात्र होती है। गर्मी में तापमान 20 डिग्री सी जाती है और ठंड में तापमान -20 डिग्री सी चला जाता है। वर्षा कम होने, जलवायु चरम होने के कारण इन प्रदेशों में वनस्पति का स्थान पर मात्र घासें उत्पन्न होती हैं और पशुचारक समुदाय होते हैं और इसीलिए मांस भक्षण भी ये लोग खूब करते हैं, क्योंकि इनके लिए खाने के लिए वनस्पतियों से ज़्यादा पशु ही उपलब्ध होते हैं। वो पशु घास खाकर जीते हैं और इंसान इन पशुओं को खाकर जीते हैं। ये सेंट्रल एशिया के इलाकों में आपको देखने को मिल सकता है और अफ्रीका सवाना के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है आपको। अगले सवाल पर चलते, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पृथ्वी का जो नत अक्ष पर परिक्रमण है, यानी कि पृथ्वी जो अपने 23.5 डिग्री के एंगल पर झुक के घूमती है ना, इसी कारण से हमें देखने को मिलता है। 6 NCERT चैप्टर 1 से सवाल दिया हुआ है, 6 NCERT चैप्टर 1 से। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्यों? यानी कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान जो है वो कम होने लग जाता है। कभी पहाड़ घूमने जाएंगे तो पहाड़ पर तापमान क्यों कम होता है? क्योंकि पृथ्वी से वो ऊंचाई पर जा रहे हैं आप लोग। वायुयान में भी बैठेंगे तो उसमें भी तापमान जो होते हैं, बाहर का तापमान वो बहुत ही कम होता है। तो ये पूछा है कि क्यों ऐसा होता है, तापमान बढ़ने, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट क्यों जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। वायुमंडलीय पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। अगला दिया हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी वायुमंडल हवा कम घनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर ही गर्म हो सकता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तरंगों से गर्म नहीं होता, अपितु पृथ्वी की सतह से परावर्तित दीर्घ विकिरणों के द्वारा गर्म होता है। सूर्य की रोशनी से नहीं, बल्कि पृथ्वी जो परावर्तित करती है उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे आप, उतना कम आपको तापमान दिखेगा। यही कारण है कि अफ्रीका में विषुवत के समीप में ही किलिमंजारो जो पर्वत आपको देखने को मिलता है, जो विषुवत के ठीक बगल में स्थित है, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है नीचे, लेकिन किलिमंजारो के चोटियों पर आपको बर्फ़ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई के कारण से वहाँ पर बर्फ़ देखने को हमें मिल सकता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कहीं पर बर्फ़ उपलब्ध है, वो कौन सा है? तो किलिमंजारो पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं। निम्न से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है? तो निश्चित शुष्क व आर्द्र ऋतु होती है वहाँ पर। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु में स्पष्ट शुष्क व आर्द्र ऋतुएं होती हैं। किसी भी महीने का तापमान 20 डिग्री सी से नीचे नहीं जाता और दैनिक तापांतर अधिक होता है। यानी कि तापांतर अधिक होने का मतलब क्या है? जैसे रात का तापमान बहुत कम हो गया और दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तापमान का अंतर अधिक हो जाएगा। अब इसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या होता है? रात का तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सी चला जाता है, दिन का तापमान 20 डिग्री सी चला जाता है। ये क्या हो गया? ये तापमान का अंतर यहाँ पर 10 डिग्री सी का हो गया। लेकिन गर्मी के महीने में क्या होता है गुरु? रात का तापमान है 40 डिग्री सी, दिन का तापमान है 44 से 45 डिग्री सी। तापमान का अंतर यहाँ पर कम देखने को आपको मिलता है, 5 ही डिग्री सी का अंतर हुआ। तो ठंड के महीने में तापमान का अंतर आपको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लालीना और एल नीनो का, ये उस समय का सवाल है, फिर भी इसको पढ़ते हैं। लालीना और एल नीनो से कैसे भिन्न है, ये पूछा जा रहा है आपसे। लालीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? लालीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र को असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होता है, एक ठंडे तापमान से, एक गर्म तापमान से। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु लालीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से गलत हो जाएगा, प्रभाव तो पड़ता ही है, डी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लालीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर में होती है। इसी कारण से पहला स्टेटमेंट गलत था। और लालीना हो या एल नीनो हो, दोनों का प्रभाव पड़ता है भारत के मानसूनी जलवायु पर, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ था। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों?
दक्षिणी गोलार्ध में क्यों सशक्त होती हैं? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है। नहीं, कोरियोलिस बल दोनों ही में गोलार्ध में समान है। दरअसल में उत्तरी गोलार्ध में आपको स्थलीय भाग ज़्यादा दिखेगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थलीय भाग 9 के बराबर में दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का होता है। केवल 1 सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी व निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, बिना किसी बाधा के साथ। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल में आपने सुना होगा वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल अलग अलग होते हैं। बहुत बार आंसर राइटिंग मैंने करवाया बच्चों से। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। मौसमी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाएं सभी इसी मंडल में होती हैं। तो वर्षा हो, तूफान हो, चक्रवात हो, ये सब मैक्सिमम इसी मंडल में होती है। इसी कारण वायुयान इस मंडल के ऊपर उड़ते हैं, समताप मंडल के निचले वाले भाग में और क्षोभ मंडल के बिल्कुल ऊपरी सीमा के ऊपर उड़ते हैं, जिसके कारण से उनको खराब मौसमों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो तीसरे का आंसर देखते हैं क्या। पहला क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को एस्ट्रोपॉज कहते हैं। स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्रायः अभाव, ओजोन के सांद्रण आदि कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। कभी कभी निचली समताप मंडल में सीरस बादल, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहा जाता है। एक बार पीटी में यही पूछा था कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो है ये किस मंडल में देखा जाता है। तो ये समताप मंडल के निचले भाग में कभी कभार दिख जाते हैं। तो ये जरूर विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा अलग से। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनों का भी अभाव होता है और इसी कारण से समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। समुद्र विज्ञान अगला टॉपिक है। सवाल के अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो लीवेंट का मतलब होता है पूर्वी महासागरीय तट के पास का क्षेत्र होता है। लीवेंट जो है भूमध्य सागर का पूर्वी तट है, पूर्वी भूमध्य सागर का, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। यह पश्चिम भूमध्य सागर, पूर्व में अरबो सीरियाई रेगिस्तान के बीच फैला हुआ है, जो उत्तर में ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में इस्थमस ऑफ स्वेज तक फैला हुआ है। तो आपसे अगर पूछता है लीवेंट जोन किसको कहा जाता है, लीवेंट का क्षेत्र कौन सा है, तो आप प्लीज़ इसको बता दीजिएगा। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशियन कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री स्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अध्यस्थल पर उपलब्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला गलत दिया हुआ है। लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA के द्वारा दिया जाता है, जिसको क्या कहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण कहा जाता है। वैश्विक सागर आयोग के द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है कि महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT के बारे में पूछा गया है। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पर होती है ये रेखा। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है डेटा, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। OMT ओशियन मीन टेम्परेचर मापा जाता है, कितनी गहराई तक मापा जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस डेटा का उपयोग हम मानसून के निर्धारण के लिए कि मानसून में ज़्यादा वर्षा होगी या कम वर्षा होगी इसके लिए करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये 129 मीटर नहीं होती है, बल्कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 50 से 100 मीटर की गहराई में होती है जनवरी से मार्च के दौरान में, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। बड़ा ही खतरनाक से सवाल ये पूछा था UPSC ने अपने एग्ज़ाम में। अगला सवाल है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं, इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, यानी कि धारा का उल्टा धारा, प्रतिधारा का मतलब यही तो होता है ना, काउंटर करंट। एक तो विषुवत पर चलने वाली करंट होती हैं, काउंटर करंट के बारे में
पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किस में होती है? तो इसमें होती है कि दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण कन्वर्जेंस, यानी कि प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये पृथ्वी हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में प्रति विषुवत धारा यानी कि काउंटर जो करंट है वेस्ट से ईस्ट में चलती है। यह धारा स्पष्ट रूप से अटलांटिक और प्रशांत महासागर में देखी जाती है। हिंद महासागर प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में महासागर के पश्चिम भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्र हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल सा बन जाता है और इसी कारण से इसको काउंटर करंट कहा जाता है। ये नेचुरली बहती रहती हैं, नेचुरली ही बहती रहती हैं। ओके, पृथ्वी पर मौजूद जो समुद्र हैं उनमें अलग अलग जलधाराएं होती हैं। समुद्र के करंट एग्जाम में पढ़कर जरूर जाइएगा, उसके एमसीक्यू लगा लीजिएगा घटना चक्र से, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा किसके किन कारण से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दरअसल में यही 3 होते हैं जिनके कारण से ज्वार और भाटा बनती हैं। लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार किस प्रकार से बनते हैं ये अलग हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों ही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।